तो दोस्तों, अगर आप इस समय पे बैंगन की अगेती खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में बैंगन की फसल आपको काफी जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। अगर आप उसकी बुआई इस समय पे करते हैं, यानी कि अगर बैंगन की खेती सही समय पे की जाए और सही तरीके से अगर बैंगन की खेती की जाए तो यकीनन आपको आने वाले दिनों में काफी जबरदस्त उत्पादन बैंगन की फसल देके जा सकती है। और इस समय पे लगाए गए बैंगन के मंडी भाव भी आने वाले दिनों में आपको काफी जबरदस्त मिल सकते हैं अगर आप सही तरीके से बैंगन की खेती करते हैं। तो बैंगन की खेती का एक ऐसा तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके द्वारा अगर आप बैंगन की खेती इस समय पे करते हैं, बताए गए समय के अनुसार करते हैं, बैंगन की खेती का सही समय भी मैं आपको बताऊंगा, उस समय पे अगर आप बैंगन की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में जबरदस्त मुनाफा बैंगन की फसल आपको देके जा सकती है। इसलिए आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, बैंगन एक ऐसी फसल है जिसको नए और पुराने किसान भाई काफी आसानी से कर सकते हैं और काफी अच्छा उत्पादन बैंगन की फसल से ले सकते हैं। नए किसानों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंगन की जो फसल है उसमें कोई ज्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं, यानी कि ज्यादा सावधानियां आपको इसमें रखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मिर्ची की फसल होती है या टमाटर की फसल होती है, उनमें काफी ज्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन बैंगन की एक ऐसी फसल है जिसमें मतलब उतनी ज्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी का प्रकोप बैंगन की फसल में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जो फल छेदक या तना छेदक होता है, जो लट होती है या जो सुंडी होती है, उसका जो प्रकोप होता है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर आपने उसका कंट्रोल कर लिया तो बाकी और कोई रोग बीमारियां आपको बैंगन की फसल में देखने को नहीं मिलेंगी और काफी आसानी से मतलब काफी अच्छा उत्पादन बैंगन की फसल से आप ले सकते हैं। और इस समय पे लगाए गए बैंगन के आने वाले दिनों में लगभग शुरुआत में 40, 50, 60 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल जाएंगे और उसके बाद में मार्च अप्रैल तक 20, 30 रुपए तक के मंडी भाव इसके बने रहते हैं। बाद में जाकर एक बार जरूर डाउन आ जाते हैं और उसके बाद भी मई में फिर से इसके भाव में सुधार हो जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है, लंबी अवधि की फसल है। लगभग 6, 7, 8 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देती रहती है, इसलिए इसका उत्पादन भी काफी शानदार निकल के आता है और मंडी भाव काफी अच्छे मिलने की वजह से मार्केट डिमांड भी इसकी मतलब काफी अच्छी है, इसीलिए इसके मंडी भाव काफी अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए काफी अच्छा मुनाफा यह फसल आपको देके जा सकती है। मतलब नए किसान भाई भी आसानी से इस खेती को कर सकते हैं। तो इसकी खेती करने का सही जो समय है वो है, अगर आप इसकी गर्मियों के लिए खेती कर रहे हैं, फिलहाल खेती करना चाहते हैं, यानी कि अगेती खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी खेती आप नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और उसके बाद में जनवरी तक कभी भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन इस समय के दौरान अगर आप बैंगन की खेती करेंगे तो इसमें आपको लो टनल जरूर लगाना पड़ेगा। जो किसान भाई नए हैं, पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप जो भी अगेती सब्जियां लगा रहे हैं, सर्दियों में उनकी बुआई कर रहे हैं, नर्सरी डाल रहे हैं या प्लांटेशन कर रहे हैं, तो भाई लो टनल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गर्मियों की फसलें हैं, सर्दियों में आसानी से ग्रो नहीं हो पाती हैं, पाले से खराब भी हो सकती हैं। मतलब ज्यादा सर्दी या टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं, बर्फ वगैरह पड़ती है, तो उसमें ये जो आपकी फसल है वो खराब भी हो सकती है। इस वजह से लो टनल तो आपको इसमें लगाना ही पड़ेगा। लेकिन लो टनल लगा के भी अगर आप इसकी खेती सही समय पे करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन इसकी फसल से आपको मिल सकता है। तो अगर आप नवंबर के आखिरी सप्ताह में, या तो आपने नर्सरी डाल रही है तो आप इसका प्लांटेशन कर दें नवंबर के आखिरी सप्ताह में, और जिन किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी नहीं डाली है वो इसकी नर्सरी अब भी डाल सकते हैं। अब अगर आप नर्सरी डालेंगे तो लगभग 45-40 दिन में आपकी नर्सरी जो है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। मतलब कि दिसंबर के मध्य तक या आखिरी सप्ताह तक आपकी नर्सरी जो है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी और फरवरी के आखिरी सप्ताह तक इसका उत्पादन जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो किसान भाई नवंबर के आखिरी सप्ताह में इसका प्लांटेशन कर देते हैं, उनका जो उत्पादन है वो थोड़ा जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, उनको इसके मंडी भाव थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं और जल्दी मिलने लग जाते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने नर्सरी नहीं डाली है तो अब भी आपके पास काफी अच्छा समय है, इसकी नर्सरी आप डाल लें। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो आप इसकी वैरायटियों जो है, देसी जो वैरायटियां आती हैं, देसी बीज जो होता है, उनकी नर्सरी डाल सकते हैं। आपके आसपास में किसी भी किसान भाई के पास में इसका बीज आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो किसी भी बीज भंडार से आप जो कांटे वाला देसी बैंगन होता है उसके बीज मांग लीजिए और उसकी आप नर्सरी डाल दीजिए। काफी अच्छी वैरायटी है। और मतलब ये जो देसी बैंगन होता है, जो कांटे वाला जो बैंगन होता है, देश की ज्यादातर मंडियों में, आप चाहे किसी भी एरिया में है, देश की अधिकतर मंडियों में जो कांटे वाला बैंगन होता है उसी के मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपनी
मंडियों में एक बार फिर से देख जरूर लें। मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है कि कांटे वाले बैंगन के सबसे ज्यादा मंडी भाव होते हैं, फिर भी आप अपने एरिया में एक बार देखें, मतलब जिन वैरायटियों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है उन्हीं वैरायटियों का आप सिलेक्शन करें, उन वैरायटियों की आप नर्सरी डालें। आने वाले दिनों में जब आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो जाएगी तो उसके बाद में अब आप अगर नर्सरी डालते हैं तो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक या फिर मार्च के पहले सप्ताह तक आपको उत्पादन इसका मिलना शुरू हो जाएगा। काफी बार मैं इसकी खेती कर चुका हूं, काफी अच्छे खासे मंडी भाव शुरुआत में इसके हमें मिलते हैं, काफी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और काफी अच्छा उत्पादन बैंगन की फसल आपको देके जाएगी इस समय पे अगर आप इसकी खेती करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बैंगन की 2-3 वैरायटियों के बारे में भी बता देता हूं, काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटियां हैं। अगर आपके एरिया में इन वैरायटियों का चलन है तो आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर ऐसे फल की डिमांड आपके एरिया में है तो नंबर 1 पर आप जो है सनग्रो कंपनी की ब्रिंजल 143 वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और फल की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इसका जो फल आएगा वो एकदम प्लेन आएगा, मतलब प्योर बैंगनी कलर में आएगा और एकदम प्लेन फल मिलेगा। तो अगर प्लेन फल वाला बैंगन आपके एरिया में चलता है तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी जो वैरायटी है वो है माहिको कंपनी की माही कल्पतरू को नाम से आएगी, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, लेकिन इसका जो फल आएगा वो व्हाइट धारियों में आएगा, मतलब बैंगनी कलर तो होगा लेकिन इसके अंदर आपको बारीक व्हाइट धारियां मिलेंगी। तो इस तरह के फल अगर आपके एरिया में चलता है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों तरह की वैरायटियां मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये वैरायटियां मिल जाती हैं और इस तरह की वैरायटी आपके एरिया में चलती हैं तो इन वैरायटियों का आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छा उत्पादन इन दोनों वैरायटियों से आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंगन की खेती करने का सही तरीका कौन सा। तो देखिए बैंगन आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था कि काफी जो है लंबे समय तक चलने वाली फसल है, करीब 6, 7, 8 महीने तक आपको इससे उत्पादन मिलता रहता है। और अगर आपने मतलब इतने लंबे समय तक आपको उत्पादन तभी मिलेगा जब इसमें आप जो है खाद और उर्वरक अच्छी मात्रा में डालेंगे, मतलब खाद और उर्वरक अच्छी मात्रा में डालेंगे, बेसल डोज अगर आपने अच्छी मात्रा में डाले हैं और बाद में भी अगर आप समय समय पर फर्टिगेशन लेते रहते हैं तो लगभग 7-8 महीने तक आपको ये फसल लगभग जो है वो उत्पादन देती रहती है। तो शुरुआत में जो है गोबर की खाद जो है वो कम से कम 5 से 6 ट्राली पहले कल्टीवेशन से पहले आपको डाल देना है। सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है, कम से कम 5 से 6 ट्राली अगर आप डालेंगे तो ये फसल आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी। तो ये आप खाद डाल दीजिए। उसके बाद में कम से कम 2 कल्टीवेशन आपको करने हैं, जिनमें से एक कल्टीवेशन आप रोटावेटर से कर सकते हैं और दूसरा कल्टीवेशन आप जो है वो कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं। ये 2 कल्टीवेशन आप कर दीजिए और उसके बाद में आपको जो है बेसल डोज, जो रासायनिक खाद उर्वरक होते हैं उनका बेसल डोज डालना है। रासायनिक खाद उर्वरकों में कम से कम 50 केजी यहां पर आपको डीएपी काम में लेनी है और कम से कम 50 से 60 केजी एसएसपी जो है वो भी काम में लेनी है और लगभग 20 से 25 केजी यहां पर आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना है और 20 से 25 केजी ही आपको यहां पर यूरिया खाद काम में लेनी है। इन चारों खाद उर्वरकों का मिश्रण तैयार करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले जो है आप अपने खेत में बिखेर दें या बेड बनाते समय बेड में भी डाल सकते हैं। लेकिन बैंगन की खेती करते समय हमें लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 4-4 फीट की या 3-3 फीट की रखनी होती है, मतलब एकदम सकड़े बेड बनते हैं। इस वजह से बेड के अंदर आपको खाद उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे आप छिड़काव विधि से अपने खेत में डाल दीजिए और उसके बाद में आप जो है आखिरी कल्टीवेशन करें। आखिरी कल्टीवेशन अगर 3 कल्टीवेशन से काम चल रहा है तो आप 3 कल्टीवेशन करें और अगर 3 से काम नहीं चल रहा है तो चौथा कल्टीवेशन भी जरूरत पड़े तो आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन आखिरी कल्टीवेशन के समय आपकी जो खेत की मिट्टी है वो एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए, मिट्टी में ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। बेड बनाते समय एकदम भुरभुरी मिट्टी हो जाए और अच्छी, मतलब जो नमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नमी जो है वो चलेगी लेकिन ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, मतलब मिट्टी का लड्डू इस तरह से नहीं बनना चाहिए। इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और एकदम भुरभुरी मिट्टी हो जाए तो आप 3 या 4 कल्टीवेशन करके और उसके बाद में जो है बेड प्रिपरेशन का कार्य जो है वो शुरू कर सकते हैं। बेड बनाते समय आप 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं या अगर जो किसान भाई जिनके पास थोड़ी जमीन है वो 3-3 फीट की दूरी पे भी बैंगन की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4-4 फीट की दूरी पे भी आप बेड बना सकते हैं और 3-3 फीट की दूरी पर भी बेड बना सकते हैं। लेकिन 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो आपको हार्वेस्टिंग में काफी आसानी होगी और फसल को रख रखाव में भी आपको बीच में घूमने फिरने के लिए आपको स्पेस जो है वो मिलता रहेगा।
लेकिन अब भाई जिन किसान भाइयों के पास में जमीन थोड़ी है, कम जमीन है, तो वो आप जो है 3-3 फीट की दूरी पे भी बेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्वेस्टिंग में थोड़ी सी आपको जो है परेशानी होगी, लेकिन उत्पादन पे इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाए या 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों बेड की जो चौड़ाई है वो कम से कम आपको 3 फीट रखनी है। चौड़ाई जो बेड की है वो 3 फीट रखनी है और बेड की जो ऊंचाई है वो 1 फीट रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं प्लास्टिक मल्च के बारे में। अगर आप बैंगन की खेती कर रहे हैं, चाहे आप अगेती खेती कर रहे हैं, चाहे आप पछेती खेती कर रहे हैं, तो इसमें आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है या नहीं लगानी है, और अगर लगानी है तो इसमें आपको क्या क्या फायदे हैं और कौन सी प्लास्टिक मल्च आपको लगानी चाहिए, मतलब कितने माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च आपको इसमें काम में लेनी चाहिए। तो देखिए, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां की खेती करें, चाहे आप बैंगन की खेती करें या फिर आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, प्लास्टिक मल्च अगर आप उसमें लगाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसमें आपको यह मिलता है कि इसमें जो है खरपतवार आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते अपनी फसल में। और अगर खरपतवार देखने को नहीं मिलेंगे तो रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि खरपतवार नहीं होगा तो रस चूसने वाले कीटों का अटैक उतना ही कम देखने को मिलेगा आपको। और खरपतवार अगर ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा खरपतवार होंगे उतनी ही बीमारियां आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी और फल फूल भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट, इससे बड़ा बेनिफिट और क्या हो सकता है, मतलब कि खरपतवार नहीं होंगे तो रोग बीमारियां ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी और फल फूल भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आपका उत्पादन अपने आप आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसके बाद में आगे गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में आपको जो है सिंचाई जो है काफी सीमित मात्रा में करनी होती है, पानी की बचत काफी ज्यादा होती है, शेड्यूल बना के, और उसके बाद में काफी कम सिंचाइयां करनी होती है। ओपन फील्ड में अगर आप खेती करते हैं किसी भी तरह की सब्जियों की बिना प्लास्टिक मल्च के करते हैं तो उसमें आपकी पानी की खपत काफी ज्यादा होती है। तो दूसरा फायदा इसमें आपका यह हो जाता है कि पानी की खपत आपकी काफी कम होती है। और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च सर्दियों में अगर आप खेती कर रहे हैं, देखिए गर्मियों में अगर आप कर रहे हैं तो आप अदरवाइज भी ले सकते हैं प्लास्टिक मल्च को, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में अगर आप खेती कर रहे हैं किसी भी तरह की सब्जियों की, आप ये सोच रहे हैं कि हम खरपतवार को हाथ से मेंटेन कर लेंगे, प्लास्टिक मल्च नहीं लगाना चाहते, तो देखिए गर्मियों में चल जाता है। लेकिन सर्दियों में अगर आप किसी भी तरह की सब्जियां लगा रहे हैं तो भाई प्लास्टिक मल्च तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में प्लास्टिक मल्च आपकी फसल में टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। प्लास्टिक मल्च को बिछाते समय हम सिल्वर कलर ऊपर करते हैं और सर्दियों में धूप काफी कम निकलती है और काफी अच्छे टेम्परेचर की जरूरत होती है गर्मियों वाली फसलों के लिए। तो टेम्परेचर को बढ़ाने का काम भी मतलब आपकी प्लास्टिक मल्च करेगी, रिफ्लेक्शन का काम करेगी। एक तरह से सूर्य का प्रकाश प्लास्टिक मल्च पे पड़ेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके प्लांट पे भी वो जाता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि प्लास्टिक मल्च जो है आपकी सर्दियों में एक तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करेगी। टेम्परेचर को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए सर्दियों में प्लास्टिक मल्च का होना काफी अनिवार्य है। तो यहां पर आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है और 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगानी है। बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं तो 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काफी है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी फसल लगा रहे हैं जो 6-7-8 महीने तक चलेगी तो उसमें 25 से 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च आपको लगानी है। तो 25 से लेकर और 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च आप लगा सकते हैं। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से भी काम चल जाता है। मैं अक्सर 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाता हूं, आसानी से 5-6 महीने तक आसानी से चल जाती है। तो 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आप जो है वो लगा सकते हैं इसमें। तो भाई बेड हमने बना लिए, प्लास्टिक मल्च भी मानिए आपने लगा ली। अब बारी आती है होल निकालने की, यानी कि प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो हमें कितनी रखनी है प्लांटेशन करते समय। जो नए किसान भाई हैं उनके लिए ये चीजें मैं बता रहा हूं बारीकी से, इसीलिए बता रहा हूं ताकि नए किसान भाइयों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो देखिए, अगर आप प्लास्टिक मल्च आपने लगा ली, परी होल में अगर आपको प्लास्टिक मल्च मिल जाती है तो सबसे पहले तो आपको वो खरीदनी है। परी होल में मिल जाए तो आपको प्लास्टिक मल्च में होल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिगजैग होल में आपको खरीदनी है प्लास्टिक मल्च। दोस्तों जिगजैग का मतलब ये होता है कि आपकी जो ड्रिप इरिगेशन की लाइन है वो तो बेड के ऊपर एकदम सेंटर में आ जाएगी, मतलब बीच में आ जाएगी, और ड्रिप इरिगेशन की जो लाइन है उसके दोनों तरफ होल निकले होंगे और होल जो है इस तरह से क्रॉस निकले होंगे, मतलब आमने सामने होल नहीं होते हैं। जिगजैग का मतलब ये होता है कि एक होल यहां पे हो गया, दूसरा होल यहां पे हो गया, तीसरा यहां पे हो गया, इस तरह से, मतलब इस तरह से क्रॉस होल होंगे, इस तरह से सामने नहीं होंगे। इससे क्या होता है, आपका जो वो स्पेस होता है वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाता है। मतलब एक एक फीट पे अगर आप प्लांटेशन करेंगे उसके बावजूद भी मतलब आपका जो स्पेस है वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाता है, मतलब 1 फीट से ज्यादा ही जगह हो जाती है वो, क्योंकि होल से होल का जो स्पेस है वो भी 1 फीट से ज्यादा हो जाता है। और उसके बाद में जो आप प्री होल में
प्लास्टिक मल्च लेंगे उसमें होल से होल का डिस्टेंस भी जो है वो 1 फीट से ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आपका प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगा, यानी कि नंबर्स ऑफ प्लांट भी आपके काफी हो जाएंगे, स्पेस आपका वेस्ट भी नहीं जाएगा और प्लांट से प्लांट का स्पेस मेंटेन भी काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जिगजैग होल में लेना है और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पे जितने भी प्री होल में स्पेस आता है 1 फीट का या 1.25 फीट का, उसमें आपको प्लांटेशन कर देना है और उसके बाद में समय समय पे आपको सिंचाई वगैरह करते रहना है। जैसे ही फरवरी का माह शुरू होगा उससे पहले ही आपको जो है लोट नल आपको हटा देना है, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आपको लोट नल या क्रॉप कवर जो आपने लगाया है वो आपको हटा देना है। उसके बाद में फरवरी के आखिरी सप्ताह तक इसका आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और काफी अच्छे मंडी भाव आपको उस समय पे मिल जाएंगे। तो बताए गए तरीके से अगर आप इस समय पे बैंगन की अगेती खेती करते हैं तो जबरदस्त उत्पादन आप बैंगन की फसल से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।